हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम। तो ये वाला सवाल कर लेते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी ए लीनियर एक्सप्रेशन, अगर किसी प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। इन n किस में है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है। n में क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है। देन प्रूव डैट दिस प्रोग्रेशन इज़ एन ई पी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये एक ए पी है, ठीक है। अब लीनियर एक्सप्रेशन इन n क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन इन x मान लेते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। इन x क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन इन x जो होती है वो हमारी होती है ax प्लस b, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर क्या हो? 1 हो। जैसे 2x, ये भी हमारी क्या हो गई? लीनियर एक्सप्रेशन इन x हो गई। 2x प्लस 3, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन इन x हो गई, ठीक है। और एग्जांपल देखिए 3x माइनस 5, मतलब a और b की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, कुल मिला के ये है, ठीक है। बस a की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर नहीं होगी, a नॉट इक्वल टू 0। और b 0 के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। दोनों हो सकता है, ठीक है। b हो सकता है 0 के बराबर, b की कोई वैल्यू ले सकता है, लेकिन a की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि a 0 हो जाएगा फिर तो ये x ही खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से लीनियर एक्सप्रेशन रह जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं कि हमको a नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बस इस तरीके से लेनी है कि a हमारा 0 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो जैसे माइनस 5x प्लस 3 या माइनस, ये इस टाइप पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्या होता है लीनियर एक्सप्रेशन? माइनस पाई एक्स या माइनस रूट पाई एक्स प्लस क्या? रूट 3, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। x की पावर 1 है ना, यहाँ पे हर जगह 1 है पावर, लिखते नहीं ना 1 की पावर हम, तो क्या है वो? क्या होती है? लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसका एक जनरल फार्मूला जो होता है, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म या कह लो स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों एक ही बात है। तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? AX प्लस B होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो nth टर्म है एक्सप्रेशन की, वो क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, AX प्लस B होती है, मतलब x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है? nth टर्म, यानी कि जो nth टर्म क्या हो जाएगी? Tn हो जाएगी। वो क्या है? प्रोग्रेशन की एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, यानी कि क्या है वो? हमारी an प्लस b है। भाई x की जगह n लिख लेंगे, क्योंकि क्या है वो? ये तो लीनियर एक्सप्रेशन इन x थी, ये क्या कह रहा है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n कह रहा है, तो n में बनानी पड़ेगी हमें। तो n की जगह क्या है? x की जगह n रख देंगे, तो n से x की जगह n रखा तो an प्लस b हो जाएगी, ठीक है। तो Tn हमारी क्या है? an प्लस b है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो प्रोग्रेशन है वो क्या है? हमारी AP है। तो भाई कोई प्रोग्रेशन होगी, हमें उससे क्या लेना देना? कुछ भी हो, ठीक है। कोई प्रोग्रेशन है, अब उसकी कोई nth टर्म है, ठीक है। कोई nth टर्म जो है वो ये है। अब मान लो nवीं टर्म यही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये Tn है, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखो कोई प्रोग्रेशन है हमारी, ठीक है। कोई नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसकी कोई nth टर्म है, nth टर्म इससे दी जा रही है। मान लो nth टर्म यही है हमारी, यही हमारी क्या है? nth टर्म है हमारी। तो ये कितनी है हमारी? Tn। हमें क्या निकालना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये AP है। तो AP प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये टर्म और इससे पिछली वाली टर्म, ये टर्म और इससे पिछली वाली टर्म का जो घटा के आएगा, मतलब इस टर्म में से इससे पिछली वाली टर्म जो घटाएंगे, वो जो है क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इस टर्म में से इससे पिछली वाली टर्म हम घटा देंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब वो उसमें ये n नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है। तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि a और b हमारे कांस्टेंट हैं, तो वो n से फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n से फ्री होना चाहिए। तो देखो अब करते हैं तब आपके और समझ में आएगा। तो हमारे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है। अब मत बनाना इसको। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? रफ में बना देना ये, ठीक है। बनाना हो तो समझने का कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा क्या? Tn में से हम क्या घटा देंगे? इससे पिछली वाली टर्म। तो ये nth टर्म, ये हमारी क्या थी? nth टर्म थी, तो पिछली वाली टर्म क्या हो जाएगी? n माइनस 1th टर्म हो जाएगी। भाई समझ में आ रही बात? देखो अगर एक AP है, जैसे 2 4 3 6 9 12, ठीक है। ये हमारी AP है मान लो। तो ये कौन सी टर्म है हमारी? तीसरी टर्म है। 1 2 3 तीसरी टर्म है। तो इससे पिछली वाली टर्म कौन सी होगी?
3 में से 1 घटा दो, 3 - 1 यानी कि 2 दूसरी होगी, वही ये कर लिया। अगर ये हमारी nth टर्म है तो ये वाली टर्म कौन सी होगी, ये वाली टर्म हमारी कौन सी होगी, n - 1th टर्म होगी, ठीक है, TH n - 1th टर्म होगी, तो वही कर लिया। तो TN में से हमने क्या घटा दिया, और जब ये n - 1th टर्म होगी तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, TN - 1 आ जाएगी, T के नीचे छोटा n - 1 आ जाएगा। तो TN में से हमने उससे पिछली वाली टर्म यानी कि TN - 1 हमने घटा दी कॉमन डिफरेंस पता लगाने के लिए। तो TN का फॉर्मूला क्या है, AN + B, और TN - 1 में n की जगह n - 1 रख लेंगे, ठीक है, n की जगह क्या रख लेंगे, n - 1 + B, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, AN + B माइनस, अब इसको खोलना पड़ेगा आपको, AN - A + B, ठीक है, पूरे को खोल लेंगे, AN + B, ये माइनस इसके आगे लग जाएगा, AN माइनस और माइनस A प्लस का A हो जाएगा और माइनस का B हो जाएगा, ठीक है। AN से AN गया, B से हमारा B गया, लास्ट में आंसर आ जाएगा A, और A हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि ए और बी की आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस ए को नॉट इक्वल टू 0 लेना। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 2x में क्या हो गई, 2 हो गई, 2x + 3 में ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। 2x में ए की बी की वैल्यू क्या हो गई, 2x + 0, तो बी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू -5 हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू -5 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए हमारा क्या आ गया, ए आ गया, तो ए हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, गिवन प्रोग्रेशन, गिवन नहीं, गिवन तो है नहीं, प्रोग्रेशन इज़ एन एपी लिख दो सीधा, ठीक है। क्या प्रोग्रेशन, देयरफॉर प्रोग्रेशन इज़ एन एपी, ठीक है। बस इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को ये प्रूफ करना है कि वो एपी है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, उस एपी के उसका कॉमन डिफरेंस हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट के बराबर प्रूफ कर देंगे। क्या कॉमन डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को यानी कि डी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट प्रूफ कर देंगे। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, एपी है, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इन ए गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन शो दैट द nth टर्म इज p + q - n। एक गिवन एपी में ये अगर उसकी pv टर्म, समझ रहे ना, pth टर्म क्या है, q है, और qth टर्म क्या है, p है, ठीक है। देन शो डेट द nth टर्म, तो उस आपको ये दिखाना है कि उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी, उसे बी की p + q - n हो जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल का मतलब देखो ध्यान से क्या है, देखो एक कोई ए पी है जैसे, ठीक है, जैसे हमने ले ली 5 + 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 9 10 11 हो गया, 11 + 12 + 3 हो गया हमारा 14 हो गया, ठीक है। ये हमने कोई ए पी ले ली, ठीक है, 14 17 हो गया, ठीक है। ये हमने कोई ए पी ले ली। अब इसका क्या कह रहा है, इसकी मैंने इसकी जो pth टर्म है वो q है और qth टर्म जो p है, ठीक है। कुछ अजीब सी टाइप की ए पी है, मतलब इसकी जो p टर्म है, मान लो ये मतलब ये दूसरी टर्म है, ये एक 8 है, ठीक है, और आगे जाके 8वीं टर्म, आगे जाके दूसरी टर्म क्या है, 8 है, और 8वीं टर्म क्या है, आगे जाके कोई 8वीं टर्म आएगी, वो 8वीं टर्म आ जाए, वो इसकी क्या आ जाए, 2 आ जाए। इस एपी की तो आएगी नहीं, खैर मतलब एपी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका मतलब, ठीक है ना। एपी जो है कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस तरीके की एपी है। तो अगर ये वाली दूसरी टर्म 8 है और 8वीं टर्म क्या है, और जो हमारी 8वीं टर्म है वो क्या आएगी, 2 आ जाए, इस टाइप की कुछ एपी है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वही समझाना चाह रहा है वो, क्या कोई एपी है हमारी, कुछ हो सकती है, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। तो उसकी जो है पीवी टर्म, pth टर्म वो क्या है, q है, और qth टर्म जो qv टर्म है वो p है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि उसकी nth टर्म ये हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, सीधा फार्मूला लगा लेंगे। क्या दे रखा है सॉल्यूशन, क्या देखा, TP, pth टर्म क्या है, q है, तो TP pth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, TP हो जाएगी। ये किसके बराबर है, q के, ठीक है। इसको लिख दें गिवन, गिवन करके लिख देना इसको, गिवन TP = q, ठीक है। इसका मतलब TP क्या हो जाएगा, a + p - 1d, फार्मूला लगा दिया हमने, n - 1d होता है, n की जगह p रख देंगे, ठीक है, = q हो गया, ठीक है। देखो हमें क्या पता लगाना है, हमें nth टर्म पता लगाना है, ठीक है। शो डेट करना ना, शो डेट मतलब पता ही लगाना है एक तरीके से। तो हमको nth टर्म पता लगाने के लिए हमें क्या 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 चाहिए होता है, nth टर्म पता लगाने के लिए हमको 2 चीज़ मेन चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है a और एक चाहिए होता है d,
ठीक है। तो हमें ए और डी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू, ठीक है। एक तो ये आ गई इसकी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन और निकाल लेंगे। ये क्या दिए हुए है, इसको पहली मान ले चाहे तो, या फिर इससे सीधी आप ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, क्यू माइनस पी माइनस 1d, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो भी ए और डी में आएगी, ठीक है ना। तो हमें वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू निकालनी है, ए और डी की, ठीक है। तो अभी आपके समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्यू माइनस पी माइनस 1d, हाँ ये हमारा 1 मान लिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, गिवन क्यूथ टर्म जो है वो पी दे रखी है, यानी कि फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू पी हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, इसमें हम रख देंगे क्या, वैल्यू कौन सी, ये ए की, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आई थी, इन दोनों को हमें सॉल्व करना था, इसलिए मैंने यहाँ से क्या, ए की वैल्यू पहले ही निकाल ली। तो ए की वैल्यू पहले निकाल दी, ए की वैल्यू मैंने किसके टर्म में रख दी, डी की टर्म में रख दी। देखो क्यू और पी तो कांस्टेंट है, क्यू और पी को आपको कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह। जैसे क्यू और पी कोई नंबर है ऐसे ट्रीट करो आप, ठीक है। जैसे क्यू मान लो कोई नंबर होता 3 होता, पी कोई नंबर होता 4, तो इस तरीके से आपको इनका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। क्यू और पी को क्या करना है, नंबर की तरह ट्रीट करना है। क्यू और पी को कभी भी वेरिएबल मत मानना। वेरिएबल क्या है, जो हमें पता लगाने हैं, जो हमें पता लगाने होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी वेरिएबल हैं, ठीक है। और देखो ऐसे ही चेंज हो जाता है। पिछले वाले सवाल में क्या था, ए था, ए और बी आ रहे थे, वो हमारे कांस्टेंट थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ए और डी क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, ठीक है। मतलब एक पिछले वाले सवाल में ए कांस्टेंट था, इसमें ए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, क्योंकि ए हमको पता लगाना है। इसी तरीके से डी पता लगाना है, डी भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ए और डी हमें पता लगाने हैं, इसलिए ए की वैल्यू मैंने डी की टर्म में रख दी और इस ए की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, तो पूरी इक्वेशन डी में बन जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी तो क्या हो गया, क्यू माइनस पी माइनस 1d प्लस क्यू माइनस 1d, ये हो गया भाई। ए की वैल्यू ये रख दी मैंने, ठीक है, इक्वल टू पी। कहाँ से रखी ये वैल्यू मैंने, फ्रॉम 1, ठीक है। इससे अब आराम से डी पता लग जाएगा हमें। फिर जब डी पता लग जाएगा तो फिर डी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ए पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्यू और इस क्यू को उधर भेज देते हैं, ठीक है। डी पता लगाना है ना हमें, इस क्यू को उस साइड भेज देते हैं। तो और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से क्या लेते हैं, इन दोनों टर्म में से डी कॉमन ले लेते हैं। तो डी कॉमन ले लिया तो पहले इसको लिख लेते हैं क्यू माइनस 1 और फिर ये माइनस पी माइनस 1, तो माइनस पी और प्लस 1 हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। और इस क्यू को उधर भेज दिया, ठीक है। आप चाहो तो एक दो स्टेप में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, आपको नहीं समझ में आया तो यही आ जाएगा फाइनली, ठीक है। और -1 से +1 कट गया तो अंदर हो जाएगा d इंटू क्यू माइनस पी, इधर क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ से d मेरा क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू और डिवाइड बाई क्यू माइनस पी से डिवाइड हो जाएगा इधर जाके। अब p माइनस क्यू, नीचे क्यू माइनस पी है तो एक जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे से मान लो मैंने नीचे से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो p माइनस क्यू है ही, कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब d मेरा क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब लिख लेंगे इस वैल्यू को किस में रख देंगे, 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर ऐसे लिख लो, हाँ चलो ये लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -1 इन किस में रख दिया, इन 1 में रख दी ये वैल्यू, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, q माइनस पी माइनस 1d है, तो q माइनस p माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसको और सॉल्व कर लेंगे, a माइनस, देखो -1 इसमें -1 और इधर माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस p माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी a नहीं, q प्लस p माइनस 1, ठीक है। तो q ये -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। तो q प्लस p माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो p प्लस q माइनस 1 आ जाएगा कुल मिला के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस q माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। तो हमारी a और d दोनों निकल गई। तो इनको आप कुछ मान लें, ये पहली मानी थी, पहली के बाद इसको मान लें दूसरी, और इसको वैल्यू को मान लें आप तीसरी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू काम आएंगी, किस फॉर्मूले में काम आएंगी, हमारे इस वाले फॉर्मूले में, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। क्योंकि अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमको nth टर्म निकालनी है, ठीक है। अब आगे वो फार्मूला लिख लेंगे अपना, नाउ क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो टी एन मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी, डी की वैल्यू रख देंगे। ए हमारा आया है पी प्लस क्यू माइनस 1 आया है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस एन माइनस 1, और d क्या आया हमारा, d माइनस 1 आया है, ठीक है। d माइनस 1 आया है, कहाँ से ये वैल्यू रखी हमने, फ्रॉम 2 and
3 से हमने ये वैल्यू उठा के रखी है, बस हो गया काम। p प्लस क्यू माइनस 1 और -1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो -n प्लस 1 हो गया, ठीक है। +1 से -n गया, 0 हो गया, तो p प्लस क्यू माइनस n हो गया। क्या हो गया? p प्लस क्यू माइनस n हो गया, ठीक है। तो हमारी nth टर्म क्या आ जाएगी? p प्लस क्यू माइनस आ जाएगी, तो लिख देंगे लास्ट में हैंस nth टर्म क्या हो जाएगी? nवीं टर्म क्या हो जाएगी हमारी? p प्लस क्यू माइनस n, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। If m times the mth term of an AP is equal to the nth times the nth term and m is not equal to n, ठीक है। अगर एक AP की mth टर्म का m टाइम्स, यानी उसकी mth टर्म कितनी हो जाएगी? tm, इसका m टाइम्स, मतलब इसमें m गुणा कर देंगे, वो बराबर है किसके? nth टाइम्स कितना? n टाइम्स, सॉरी nth नहीं है ये, n टाइम्स द nth टर्म, वो n टाइम्स nth टर्म के बराबर है, ठीक है। nth टर्म कितनी हो जाएगी? tn, और इसका n टाइम्स मतलब n का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो, ये इसके बराबर है, और m नॉट इक्वल टू n, और m हमारा नॉट इक्वल टू n है। तो हमको ये दिखाना है कि m प्लस nth टर्म tm प्लस n, ठीक है, m प्लस n टर्म क्या है? 0 है। ये tm प्लस n हमारा क्या है? 0 है। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो tm प्लस n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? tm प्लस n हमें निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा tm प्लस 1। तो a और d चाहिए होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, यही लिख लेंगे, m tm इक्वल टू n tn, ठीक है। इसका मतलब m tm का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो दोनों ये क्या है? एक ही AP की बात हो रही है, एक ही AP की क्या है? टर्म है। तो A और D हम सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर ये अलग अलग AP होती तो फिर ये हम इधर ही क्या लिखते? इधर A और D नहीं लिखते, कुछ अलग लिखते, जैसे कैपिटल A लिख लेते, कैपिटल D लिख लेते, ठीक है ना। तो सेम ही लिख लेंगे क्योंकि सेम AP है, तो सेम अगर AP अगर एक ही है तो उसका A भी सेम ही होगा, मतलब पहला टर्म भी एक ही होगा और कॉमन डिफरेंस भी एक ही होगा, यानी D भी एक ही होगा, ठीक है। तो A प्लस n माइनस 1d। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, आगे सवाल ऐसे आएंगे कि 2 AP आएंगी, ठीक है। तो आपको फिर एक जगह A लिखना पड़ेगा, एक जगह क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल A लिखना पड़ेगा और कैपिटल D लिखना पड़ेगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ये करते थे, आपको याद होगा। तो ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ma प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, m n माइनस 1d इक्वल टू na प्लस n माइनस 1d, ठीक है। m ए, अब क्या करना है यहाँ से? a और d देखो दोनों तो एक जगह से निकल पाएंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, सारों पूरी को एक देखो a और d निकालने हैं। वैसे तो क्या निकालने हैं? a और d निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। कभी भी दो चीज़ निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल निकालने के लिए हमें कितनी चाहिए होती हैं? 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, ठीक है। 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से ही काम हो जाता है। तो हमें चाहिए कितने? 2 वेरिएबल निकालने हैं, लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक ही है। तो इसी में कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, इस ma और na को, इन सबको पूरे को धर ले आते हैं, ठीक है। तो ma माइनस na प्लस m n माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या लिया? a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? अंदर m माइनस n हो जाएगा। इधर से क्या ले लिया? कॉमन d ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा? mn माइनस m, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस n n माइनस, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखो tm की जगह मैंने क्या यहाँ पे n लिख दिया, यहाँ से m लिखना चाहिए था आपको। क्या m लिखना चाहिए था मेरे को, a प्लस m माइनस 1d, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई थोड़ी, तो ma प्लस m, यहाँ पे m कर लेना, ठीक है। क्योंकि mth टर्म क्या होगी? a प्लस m माइनस 1d होगी ना। मैंने m की जगह गलती से n लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ma माइनस n, यहाँ तक तो सही है, m इंटू m माइनस 1d माइनस n इंटू n माइनस 1d, ठीक है। तो m, ये m स्क्वायर हो जाएगा, फिर m स्क्वायर माइनस m और माइनस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, माइनस n को n में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो आ गया आपका a इंटू m माइनस 1 m माइनस n
प्लस डी, अंदर क्या हो जाएगा, देखो अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम प्लस एन, ये बच जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं एम प्लस एन और एम माइनस एन लिख सकता हूँ। ये तो हमारा पता ही है आपको, उससे लिखते हैं किससे, जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसी से भी आप जानते हो। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, एम प्लस एन एम माइनस एन, और इसको इससे पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या रह गया, एम माइनस एन रह गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एम माइनस एन और प्लस, अब देखो ये दो ब्रैकेट है और ये अकेला, इनमें से मैंने पूरे में से क्या ले लिया, एम माइनस एन कॉमन ले लिया, तो मैंने एम माइनस एन कॉमन लेके बाहर निकाल लिया डी, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर एम प्लस एन रह जाएगा इधर, और इधर क्या रह जाएगा, इधर -1 रह जाएगा। ठीक है, एम प्लस एन -1 इक्वल टू 0। एम माइनस वन एम माइनस एन दोनों से कॉमन आ जाएगा, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से। ठीक है, तो एम माइनस एन दोनों टर्म से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो एम माइनस एन पूरे में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन -1। ठीक है, ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस एम माइनस एन, अब देखो क्या दे रखा है, एम माइनस एन हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एम माइनस एन, तो 0 के नीचे जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो इसकी कंडीशन होती है कि वो चीज़ जो है 0 नहीं हो सकती। क्या 0 नहीं हो सकती, क्या होती है 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 से कोई चीज़ हम डिवाइड करेंगे तो माइनस की हो सकती है, जैसे -5, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 6 की हो सकती है, लेकिन 0 से हम 0 का किसी भी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे 8 हुआ 9 हुआ, इसको हम जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्या आती है, ये चीज़ अनडिफाइंड आ जाती है। क्या आ जाती है, अनडिफाइंड, इसकी कोई डिफाइंड नहीं होती है ये। ठीक है, अनडिफाइंड चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के पॉसिबल नहीं होता है किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, इसलिए ही उसने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है ये कि एम माइनस एन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जब हम किसी नंबर यहाँ पे 0 है कोई दिक्कत नहीं, तो 0 को हम क्या 0 कुल मिला के 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 ये अब क्या दे रखा है, एम माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एम माइनस 1 जब हम यहाँ नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब 0 नहीं होता है नंबर तो क्या होता है, 0 से हम कोई भी नंबर ऐसा डिवाइड करें जो 0 नहीं है, जैसे 8 करें तो वो सीधे 0 आता है, या 0 से कोई भी -7 डिवाइड करें तब भी 0 आता है। ठीक है, तो सीधा लिख देंगे a प्लस डी एम प्लस एन -1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई एम -1। ठीक है, अगले स्टेप में लिख देना a प्लस डी एम प्लस एन -1 इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारा दिया हुआ है गिवन क्या, m is not equal to n, which implies that m minus n is not equal to 0। ठीक है, m नॉट इक्वल टू n दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, m नॉट इक्वल टू n दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस n को मैं इधर लेके आ गया तो m माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 ये दे रखा है ना, तो ये दे रखा है, यही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, गिवन m नॉट इक्वल टू n दे रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि m माइनस एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो मैं दोबारा से कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस एम प्लस एन -1, एम प्लस एन को एक ब्रैकेट में लिख लिया और बाहर d लिख लिया इक्वल टू 0। देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा बन गया t एम प्लस एन का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो, टी एम प्लस एन क्या होता है, ए प्लस एम प्लस एन -1d, ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। ठीक है, यही तो हो जाएगा, तो a प्लस एम प्लस एन -1d यही बन गया, a प्लस एम प्लस एन -1d। ठीक है, तो ये टी एम प्लस एन, इसका मतलब क्या हो गया, एम प्लस एनथ टर्म क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इसलिए हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इफ़ पीथ क्यूथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ एन APB ABC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन शो डेट, ये तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी AP की पीथ टर्म क्या है, A है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इसी ऑर्डर में है, यानी कि P जो लिखा है तो P की पीथ टर्म ये है, क्यूथ टर्म ये है B, और तीसरी वाले में क्या, तीसरे नंबर पे आरथ टर्म लिखा तो तीसरे नंबर पे C, आरथ टर्म क्या है, C है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पीथ टर्म ये C हो जाए, आरथ टर्म A हो जाए, क्यूथ टर्म अपनी मर्जी से नहीं, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि इसी ऑर्डर में है, मतलब पीथ टर्म A है तो TP हमारी A रखी है,
टी क्यू हमारी क्या दे रखी है, बी दे रखी है, और टी आर हमारी सी दे रखी है, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो हमको ये पूरा ये स्टेटमेंट इस प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस जो है इनको लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, अब देखो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। हम जब इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस पी माइनस 1d तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं टी पी को ऐसे लिख लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, अब ये वाला ए तो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये हमको ए क्वेश्चन में दे रखा है, कोई और दूसरा नंबर है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे ए, तो ये इस ए और इस ए में कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए हम इस ए पी की फर्स्ट टर्म को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, मतलब ए नहीं लेंगे कुल मिला के, इसकी फर्स्ट टर्म को ए नहीं लेंगे, बस एक्स ले लें, वाई ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो हम मान लो एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टर्म, तो उसका लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी एक्स। कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख दिया ना, ये इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, लेट, क्या लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी एक्स, ठीक है। एंड लिख लिया तो डी को कॉमन डिफरेंस मान लो, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वैसे तो डी लिखते नहीं है, लेकिन चलो लिख लिया तो ये भी लिख लिया, डी बी द कॉमन डिफरेंस। और डी क्या है मान लो, कॉमन डिफरेंस। इसको ना लिखना चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स तक भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को इसके यहाँ ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसके तो टी पी हमारा ए है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, अब मैंने फर्स्ट टर्म को एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू ए आ जाएगा। यहाँ से देखो मैं करीब रफ में तरीके से बता रहा हूँ, लैंग्वेज तो यही है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये इसको लिख देंगे गिवन ये तीनों हैं, ठीक है। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा क्या, एक्स प्लस क्यू माइनस 1d, ठीक है, इक्वल टू बी आ जाएगा। और तीसरे से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, हाँ सही है, इससे आ जाएगा एक्स प्लस आर माइनस 1d इक्वल टू सी आ जाएगा तीसरे वाले से। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता लगाना है, हमें ये प्रूफ करना है, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, और सी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ए से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे ए है, तो ए से हम क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ से कुछ ले जाके ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हमको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या किया, ए में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाइंग। अब जब ए में हम क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं खाली क्यू ए में कर दिया। जब ए में इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, बोथ साइड्स बाई किससे करेंगे, क्यू माइनस आर, इसको क्यू माइनस आर से करें। आपको इस तरीके से नहीं करना है, तीनों एक साथ, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, वहाँ से जो आंसर शीट लंबी आती है, करना चाहो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई क्यू माइनस आर, ऐसे इधर कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई किससे कर देंगे, बी के साथ क्या है, आर माइनस पी बाई, देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना। बी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, बी के साथ क्या है, आर माइनस पी। ऐसी इधर क्या कर देंगे, बोथ साइड्स बाई, सी के साथ क्या है, पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये सी के साथ हमारा पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड में क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो आ जाएगा वो लिख लेते हैं। तो जब पहले वाले के साथ क्यू माइनस आर ए के मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू क्यू माइनस आर आ गया और ये आ गया। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। इस ए इंटू क्यू माइनस आर को मैंने इस साइड लिख लिया और इस पूरे को मतलब एल एच एस और आर एच एस को क्या कर लिया, रिवर्स में कर लिया। तो इसको इधर लिख लिया ए इंटू क्यू माइनस आर और इस पूरे को इधर लिख लिया। तो इसको लिख लेंगे, तो सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्यू माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्या है क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू क्यू माइनस आर मेरा ये आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ कुछ पहला, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरे वाले को करेंगे सॉल्व, कौन सा दूसरा वाला था, इसको मैंने क्या किया था, बोथ साइड्स आर माइनस पी से मल्टीप्लाई किया था। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू माइनस, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आप देख लेना, देखो यही हो जाएगा, एक्स प्लस क्या था क्यू माइनस वन डी था, ठीक है ना। चलो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया हमने, आर माइनस पी मल्टीप्लाई किया, तो इधर आर माइनस पी हो गया और इधर क्या हो गया, बी इंटू आर माइनस पी हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही करके लिख लिया, b इंटू आर माइनस पी मेरा क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लिया उसको उधर लिख लिया, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, x इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1
इंटू डी, ये हमारा क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ऐसी तीसरी वाली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस पी क्यू आर माइनस 1 डी थी, ठीक है, पीछे जो लिखी थी उसमें क्या मल्टीप्लाई किया था, उससे मल्टीप्लाई किया था हमने पी माइनस क्यू, तो उसमें किया पी माइनस क्यू और इधर क्या था सी था, तो सी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको हम फिर से सॉल्व करके लिख लेंगे, सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू एक्स इंटू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू इसमें मल्टीप्लाई हुआ था पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तीसरा हो गई इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब ये और ये इन तीनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है, जीरो के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, क्या पता कट पट के सब जीरो आ जाए, ठीक है। तो तीनों को जोड़ के देख लिया, तो एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, ए ये जोड़ लिया था, ठीक है, ए क्या है क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इन तीनों को जोड़ा तो क्या आएगा, एक्स इंटू पी, देखो क्या है एक्स इंटू क्यू माइनस आर एक्स इंटू, अब देखो तीनों को जोड़ूंगा, आप ध्यान से देखो, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स के साथ ही है और इधर भी एक्स के साथ ही है, ठीक है। तो ये तीनों एक्स वाले जुड़ जाएंगे, तो मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स कॉमन लेना पड़ेगा लास्ट में, तो मैंने यहीं से कॉमन ले लिया, तो एक्स को ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा क्यू माइनस आर, दूसरे में क्या आएगा आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी, ठीक है, और तीसरे में क्या आएगा पी माइनस क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिर जब मैं इसको जोड़ूंगा, इसमें क्या है, ये डी है, सब में डी कॉमन है, डी और डी, इन तीनों टर्म को जोड़ूंगा तो डी मैंने पहले से ही कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो ध्यान से, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस, आप चाहो तो दो तीन स्टेप में भी कर सकते हैं इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, और तीसरा क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, ठीक है। ऐसा वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई से ऐड कर लिया, ये हमारा इसके बराबर हो गया, तो ए क्यू माइनस वर्स के ये क्यू से देखो, ये हमारा क्यू कट गया माइनस क्यू, आर से क्या कट गया प्लस आर, और पी माइनस पी से प्लस पी, तो एक्स इंटू क्या हो गया ज़ीरो हो गया अंदर, ठीक है, और प्लस डी। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, अगले स्टेप में ज़ीरो कर देंगे इसको, तो अगले क्या हो गया, यहाँ पे पी क्यू से पी मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू हो गया, क्यू से माइनस क्यू तो माइनस क्यू हो गया, माइनस आर पी यानी कि माइनस आर पी, और माइनस आर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया प्लस आर, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सही है। और इधर पी आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस, अब देखो डी अंदर क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू है, इधर क्या है, इधर माइनस पी क्यू है, पी क्यू माइनस पी क्यू कट गए दोनों, माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, कट गए दोनों, पी आर है, इधर क्या है माइनस आर पी है, दोनों एक ही बात है, तो पी आर से माइनस आर पी कट गया, माइनस पी है और क्या है ये प्लस पी है, ये कट गया, माइनस क्यू आर है और ये प्लस क्यू आर है, ये कट गया, आर है और ये माइनस आर है, ये भी कट गया, सारे टर्म कट गए एक दूसरे से, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस सी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू हमारा क्या आ गया, ज़ीरो का, तो लिख देंगे a इंटू क्या है क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा आ गया, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ करना था ना हमें ये, तो हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो
तो इस तरीके से ये सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीज़ पूछी जा रही है a इंटू क्यू माइनस आर, तो हमने ये किया a में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई कर लिया, तो a में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरी साइड ही मल्टीप्लाई करने का, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही b में हमने r माइनस पी मल्टीप्लाई करके बना लिया b इंटू आर माइनस पी, तो इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही इसे बना लिया, ठीक है। और उन तीनों को जोड़ दिया हमने और जोड़ के देखा, लेकिन लास्ट में सब कट गए। बस अगर आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी तो अलग बात है, फिर तो ये नहीं कट पाएंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। कैलकुलेशन सही करेंगे तो सारे कट जाएंगे, ठीक है, सब जीरो हो जाएगा, लास्ट में हमारा आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।